Hi guys, I have listed down few questions related to ICI SPOMS Tete law which came into my exam. I hope this will help you all. Let's quickly start. So first question that was related to residential status FEMA PROI PRI आप अच्छे से करके जाइएगा. उसपे से एक केस स्टडी मोस्टली बनी जाती है. मतलब 3-4 फ्रेंड्स दे रखे होते हैं, वो बाहर काम करने गए हैं, कोई पढ़ने गया एंड उसके बेसिस पे PROI एंड PRI निकालना होता है. नेक्स्ट वाज ऑपरेशनल क्रेडिटर. एक क्वेश्चन था मेरे में स्पेसिफिकली कि ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसने केस फाइल किया कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, देन हु इज लायबल टू पे दी अनाउंसमेंट फीस. जो पब्लिक अनाउंसमेंट फीस होती है ना, जो IRP पब्लिक अनाउंसमेंट करता है उसकी फीस पे करनी होती है, तो उसकी फीस कॉर्पोरेट डेटर ही पे करता है. ओके. देन कैलकुलेशन ऑफ डे ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट 3 डेज में करना होता है फ्रॉम वेयर क्या बोलते हैं वो एक्सेप्ट हुआ है, लाइक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वाला IBC वाला वो जो पीरियड है वो एक्सेप्ट हो गया है कि कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है. सो 3 डेज का पीरियड होता है. अब फॉर एग्जाम्पल 12th ऑफ अप्रैल को कंपनी का एक्सेप्टेंस हुआ, 12th भी काउंट होगा उसमें. 3 डेज में 12th काउंट होगा, 13th काउंट होगा, 14th काउंट होगा. सो 14th इज द लास्ट डेट टिल विच व्हेन यू कैन मेक पब्लिक अनाउंसमेंट. उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे ऐसे ही, 13, 14, 15, 16 ऐसे ऑप्शन थे. यू विल गेट कंफ्यूज. जस्ट रिमेंबर कि ऑन डे जिस डे पे वो अप्रूव हुआ है वो डे भी 3 डेज में काउंट होगा. देन देयर वाज अ केस स्टडी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर कि बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें से कौन सा ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कौन सा ऑपरेशनल डेटर है, वो आप देखिएगा. और फिर इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसने कंपनी के अगेंस्ट फाइल किया, बट ऑन उसमें ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि विच डॉक्यूमेंट इज इम्पोर्टेंट अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर केस फाइल कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट. तो डिमांड नोटिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. कॉर्पोरेट ऑपरेशनल क्रेडिटर को डिमांड नोटिस भेजना होता है एंड 10 डेज का टाइम लिमिट होता है कि कॉर्पोरेट डेटर को रिप्लाई बैक करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज IRP इज ऑफिशियली अपॉइंटेड फॉर. इसके लिए कोई ऑफिशियल डेज नहीं है कितने दिनों के लिए IRP अपॉइंट होना है. जब तक रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक IRP लाइबल है सारी एक्टिविटीज के लिए. देन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बाहर गया है एंड सडनली बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने 3 लाख 4 लाख खर्चा किया है, सो लाइक डज ही नीड्स टू इन्फॉर्म RBI और somebody like that. ओके, वो आप पढ़ लेना. एक केस स्टडी थी रिलेटेड टू कि हाँ कि कौन एक कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करती है बट उसने सरेंडर के लिए अपना केस फाइल कर दिया है, सरेंडर करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन. सो जो उसको उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, बैंक पर्सन जो है, जो भी SBI बैंक है और फॉरएवर XYZ बैंक, कैन दैट बैंक restrict their restrictions restrict their funds to come into their account. एक क्वेश्चन ये था. एक क्वेश्चन ये था कि जब ड्यूरिंग द पीरियड जब कंपनी ने सरेंडर कर दिया है एंड टिल द कंक्लूजन कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, उस ड्यूरेशन में कंपनी की लाइबिलिटी एसेट्स के लिए कौन, लाइक हु विल बी लाइबल फॉर दैट, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट, बेसिकली RBI सेंट्रल गवर्नमेंट. ये मुझे ठीक से नहीं पता था तो ये आप लोग देख लीजिएगा. देन FCRA की जो पेनल्टी होती है क्वांटिफाइड एंड नॉन क्वांटिफाइबल के लिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व एंड ऐसे कुछ था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट फॉर LRS एंड अदर LRS लिमिट्स. आपने उसमें पढ़ी होगी कमीशन फॉर सेल एंड परचेज और ऐसी 4-5 लिमिट्स दी हुए हैं ना. सेल और परचेज की 5% ऑफ दी अमाउंट और 25,000 विच एवर इज हाई. ये आप पढ़ लीजिएगा. इसमें से एक आ जाता है, मेरे जो 2 अटेम्प्ट्स में इनमें से एक केस आया था. देन एक ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेबी में विच केम इनटू माय एग्जाम इज डायरेक्टर्स एज लिमिट. आप सब में कंपनीज लॉ सब में आप डायरेक्टर की एज लिमिट देख लीजिएगा. दिस इज बेसिक लिमिट्स. बेसिकली डायरेक्टर की एज लिमिट, कमेटी में कितने मेंबर्स चाहिए और कोरम कितना है, एंड या दीज आर द बेसिक लिमिट्स दैट यू शुड नो. उसके बाद एक क्वेश्चन था कि उनको अपना क्लॉज ऑल्टर करना है AOA MOA में, बेसिकली कि 3% to 5% करना है, समथिंग लाइक दैट. सो हाउ मेनी डेज प्रायर इंटीमेट करना है, दैट इज 11 डेज. एक क्वेश्चन था स्पेसिफिकली, आई डोंट नो आपके उसमें आ जाए, उसका आंसर 9th अप्रैल है. 26
अप्रैल को दे हैव टू 26 और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई डेट थी कि उनको वो करना है, ये ऑल्टरेशन करना है। उसके 11 डेज प्रायर आप कर सकते हो, 11 वर्किंग डेज, तो उसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, तो ऐसे से करके उसका 9 अप्रैल आंसर आया था। एक क्वेश्चन, एक पूरी केस स्टडी थी रिलेटेड टू कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी लिमिटेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। ये आप लिमिट्स देख के जाइएगा। देन कितने लाइक कितनी कमिटीज में वो मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम 10 कमिटीज में मेंबर हो सकता है। और 10 कमिटीज में कौन कौन सी कमिटीज आती है, ऑडिट कमेटी आती है और एसआरसी आती है, ठीक है। सेबी की जो पेनल्टीज है 15G 15H वाली, वो पक्का से करके जाइएगा। एक इनसाइडर ट्रेडिंग वाली करनी ही करनी है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो होती है मिनिमम 5 लाख वाली, वो भी करनी है। इसमें ना ऐसे पता है कैसे ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 25 करोड़, मैक्सिमम 25 करोड़। तो वो उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इवन इफ यू आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट सेबी की पेनल्टीज एक बार अच्छे से गो थ्रू करना ही करना, एक पेनल्टी आती ही आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इंक्वायरी इन इंटरमीडिएरी। सेबी ने किसी अपनी इंटरमीडिएरी की इंक्वायरी करी है, तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे। स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना है बुक्स सीज करने के लिए, स्पेशल कोर्ट था, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, जस्ट चेक इट वंस। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन था, अगर आप बाकियों में देखते हो ना, तो मैक्सिमम टाइम जब तक वो बुक सीज कर सकते हैं 180 डेज, बट इन सेबी इट इज टिल द टाइम ऑफ कंक्लूजन। ये 2 क्वेश्चंस थे मेरे में, एक ही स्टडी में 2 क्वेश्चंस थे घुमा फिरा के, एंड उसका आंसर यही था कि मैक्सिमम टाइम टिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, आप तब तक उसके बुक्स होल्ड कर सकते हो। टू अप्लाई फ्रॉम एनसीएल टू एनसीएलएटी, एवरीबडी नोज कि इसका टाइम लिमिट 45 डेज है, बट 45 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर। ये ध्यान रखना कि स्टडी में ऐसे ही आ रहे हैं, फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम जो ऑर्डर की डेट है वहां से। ओके, नेक्स्ट मेरे में केस स्टडी थी जर्मनी इंडिया केस स्टडी रिलेट, जर्मनी वाली केस स्टडी। मैं आपको पूरी केस स्टडी शॉर्ट में बता देती हूँ, जस्ट एक बार आप देख लेना इसके आंसर्स। मैं इसके आंसर्स के 100% श्योर नहीं हूँ, और इन केस आपके एग्जाम में आ जाए। केस स्टडी ये थी कि 3 लोग हैं, 2 उसमें से जर्मनी के सिटीजन है, इंडिया में सेटल्ड है, और एक इंडिया का ही सिटीजन है। तो जो इंडिया में एक हेड ऑफिस है, उसने अपनी ब्रांच खोली है जर्मनी में। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो ब्रांच खोली है जर्मनी में, इज दैट लाइक उसको अपना ऑफिस स्पेस लेना है, और वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया लेना है, सॉरी ऑफिस स्पेस लेना है एम्प्लॉयज के लिए, तो उसको परमिशन लगेगी आरबीआई की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, या नो परमिशन। ऐसे 3-4 आंसर्स थे। सेकंड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन वाज दिस कि फर्स्ट पर्सन है दैट इज सिटीजन ऑफ जर्मनी, विच इज दैट पर्सन इज सेटल्ड इन इंडिया फॉर हिज जॉब। उसको जर्मनी भेजा गया है ब्रांच ऑफिस, एंड नाउ ही सेटल्ड इन जर्मनी, तो उसको वहाँ पे अपना फ्लैट खरीदना है, उसके लिए किसकी परमिशन लगेगी। देन एक सिटीजन ऑफ जर्मनी हु इज सेटल्ड इन इंडिया, वो 3 महीने के लिए जर्मनी गया है, बट वो वापस आ जाएगा 3 महीने बाद, तो कैन ही परचेज फ्लैट आउटसाइड। थर्ड पर्सन विच इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट इन इंडिया ओनली, तो वो बाहर गया है जर्मनी फॉर 3 मंथ्स ऑफिस के काम के लिए, तो वो अपना फ्लैट खरीद सकता है, एंड किसका अप्रूवल लगेगा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन था, आप इससे रिलेटेड एक बार ये वाली देख लीजिएगा। देन एक क्वेश्चन था, एक पर्सन है जो सिटीजनशिप होल्ड करता है इंडिया की भी, यूएसए की भी, और वो यूएसए से अपने पर्सनल फंड से फॉरेन कंट्रीब्यूशन देता है अपने कॉलेज को, सो इट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और जस्ट अ मेरे कंट्रीब्यूशन, इट इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पर्सन सेटल्ड इन इंडिया कैन यूज हिज फंड्स अर्न्ड इन यूएस। ओके, एक पर्सन है जो इंडिया में सेटल्ड है, बट ही इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए। अब वो परमानेंटली इंडिया में आके सेटल हो चुका है। जब वो यूएस में था, उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज थी और पैसा था, तो क्या अब जब इंडिया में आ गया तो विदाउट अप्रूवल यूज कर सकता है, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई यूज कर सकता है। मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी, 200 मेंबर्स की लिमिट होती है। मैक्सिमम डिविडेंड दैट निधि कंपनी कैन पे 25% होता है। फॉर्म्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, मेरे में MSc4 का पूछा गया था, तो आप एक बार ही देख लीजिएगा। स्ट्राइकिंग ऑफ नेम फ्रॉम ROC विद इन हाउ मेनी डेज, STK1 is to be filed within 30 days. इसमें नेम रिस्टोर भी हो जाता है ना, विद इन हाउ मेनी टाइम, व्हाट इज द टाइम पीरियड टू रिस्टोर द नेम, वो आप देख लीजिएगा कि ROC 3 years में कर सकता है, कोई भी मेंबर 20 years में कर सकता है, ऐसे करके। एक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की ये स्टडी थी कि कितने मेंबर्स केस फाइल कर सकते हैं, 100 और 1/10 विच एवर इज लोअर।
केस स्टडी रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, परसेंटेज एंड वैल्यू, एक ना मेरे को एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, परसेंटेज एंड वैल्यू रिक्वायर्ड होता है, उससे अबव समथिंग तो 75% ऑफ द वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड इन दैट. उसके बाद इन केस ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ओके, can NCLT order to ROC for inspecting, or does the power of inspecting only central government have? एक क्वेश्चन था जिसमें NCLT इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करवाती है कंपनी का, एंड ROC को वो बोलती है इंस्पेक्ट करने के लिए. तो देयर वाज 4 ऑप्शंस कि ROC इंस्पेक्ट कर सकता है, या NCLT ROC को बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइबल टू इंस्पेक्ट द कंपनीज अकाउंट्स. ये 4 ऑप्शंस थे उसमें, 3-4. लिमिट फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट एक केस स्टडी थी जिसमें 4 इयर्स का डेटा दिया हुआ था, और उनके टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग दी हुई थी. तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग बताना था किस ईयर में किस कंपनी पे एप्लीकेबल है. लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी 10 करोड़ वाली लिमिट है. इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज MD इन 2 कंपनीज, हाँ, अगर एक पर्सन है, MD है, दो कंपनीज में MD बनना चाहता है, तो उसके लिए यूनानिमस डिसीजन लगता है बोर्ड का. कैलकुलेशन रिलेटेड टू मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डेफिनेटली आपको करना ही करना है. एक क्वेश्चन आता है, मेरे 3 अटेम्प्ट्स में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन मैंने देखा था. इफेक्टिव कैपिटल भी कैलकुलेट करना, अच्छे से करना, और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो लिमिट होती है कि अगर लॉस में है कंपनी तो कितना दे सकती है, दैट. केस स्टडी रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग्स टू बी हेल्ड, एक केस स्टडी थी जिसमें अलग अलग टाइम, मतलब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, फिर डेट दे दी थी कि विद इन हाउ मच पीरियड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड होनी है, एंड 4 डेट्स दे दी थी कि एक कंपनी ने इन डेट्स पे अपनी 2 मीटिंग्स करवाई है, तो इज इट करेक्ट और नॉट. तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन रिलेटेड टू डोनेशन made by a company, 5% of average net profit of past 3 years. स्पेसिफिकली इसमें एक ना क्वेश्चन आया था कि बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. सो ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड बाय कंपनी. और कोरम मैंने आपको बताया पढ़ना है. जो मेरे में 3-4 क्वेश्चंस मुझे कहीं से भी रिलेटेड नहीं लगे, दैट वाज, एक तो NPO फंड कहाँ से रेज कर सकता है, इसका आंसर 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड समथिंग वाला एक आंसर है उसमें. ODI इन्वेस्टमेंट्स हम किस फंड से कर सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इसका आंसर है. एक क्वेश्चन था प्रमोटर लॉक इन पीरियड से रिलेटेड, 18 मंथ्स होता है प्रमोटर का लॉक इन. अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है ECB से रिलेटेड. मेरे उसमें एक पूरी स्टडी आई थी, उसमें 4 क्वेश्चन थे ECB से रिलेटेड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. मैंने वो नहीं पढ़ा था, बट आप थोड़ा सा ऐसे की पॉइंट देख लेना कि ECB रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के लिए, रियल एस्टेट के लिए यूज नहीं होता. देन ECB फॉरेन करेंसी वाला इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता. इंडियन वाला फॉरेन में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता. और अगर हमने इंडिया में लोन लिया है तो फॉरेन ECB हम लेके उसको इंडियन लोन रीपे कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ये पूरी केस स्टडी थी 4 मार्क्स की मेरे पेपर में. दैट्स इट गाइज. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये सब आप कर लीजिएगा. थैंक यू.